हेलो एवरीबॉडी, दिस इज महेंद्र साहू एंड वंसली वेलकम टू एमएस क्लासेस। मध्यकालीन भारत के इतिहास की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें आज हम 5th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। जैसा कि आपको पता है या नहीं भी पता है तो इस वीडियो में आज पता चल जाएगा कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था तराइन के युद्ध में, और 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में उन्होंने जयचंद को पराजित किया था। इसके बाद वो क्या करता है, उस अपने देश वापस चला जाता है, बट अपने एक सेनापति जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे वो यहाँ पे छोड़ के चला जाता है, दिल्ली वाले क्षेत्र में छोड़ के चला जाता है। और बाद में यही कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में क्या करता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। यहाँ पॉइंट याद रखना है, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। तो आज की क्लास से हम डिटेल स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत जो था वो 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक था। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था, तो याद रखना है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत था। 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इब्राहिम लोदी जो लास्ट रूलर था उसको मार दिया गया था मुगल के शासक बाबर के द्वारा, और उसके बाद मुगल शासन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासन था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको यह याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में एक के बाद एक 5 अलग अलग वंश ने शासन किया है, जिसमें सबसे पहला आता है गुलाम वंश, स्लैब डायनेस्टी भी जिसे कहा जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं खिलजी के बारे में, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इनके बारे में। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है तुगलक डायनेस्टी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 4th नंबर पे हम डिस्कस करते हैं सैयद डायनेस्टी, और 5th नंबर पे हम डिस्कस करते हैं सबसे लास्ट डायनेस्टी, दैट इज़ द लोदी डायनेस्टी। इन पाँचों डायनेस्टी के बारे में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में या दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, या एमपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली सल्तनत के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, दिल्ली सल्तनत के राजाओं किंग से रिलेटेड, या फिर दिल्ली सल्तनत के समय हुए इंपॉर्टेंट बैटल्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी में आज हमने स्टार्ट किया है दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न विथ फुल एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहली डायनेस्टी। जैसा कि हमने बताया दिल्ली सल्तनत 5 डायनेस्टीज़ में 5 वंश में डिवाइडेड था, उसमें सबसे पहली डायनेस्टी थी या सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन करवाए गए थे, लाइक कुतुब मीनार हुआ, 2.5 दिन का झोपड़ा हुआ, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद हुआ, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ रजिया सुल्तान के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, बलबन के बारे में और इल्तुतमिश के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी डिटेल्ड है उन्हें फुल एनालिसिस करेंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना या दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश था गुलाम वंश या स्लैब डायनेस्टी जिसे बोला जाता है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। तो गुलाम वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि या डायरेक्ट यही क्वेश्चन आए या इनडायरेक्ट, इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था, और 1206 ईस्वी में इसने इस गुलाम वंश की स्थापना की थी। ईयर याद रखना है, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, और गुलाम वंश का पूरा शासन चला था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, है ना, लगभग 84 ईयर तक यहाँ पे शासन चला था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश को, गुलाम डायनेस्टी को या स्लैब डायनेस्टी भी डायरेक्ट हम इसे बोल सकते हैं। स्लैब डायनेस्टी को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज द इल्वरी डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी।
ये पॉइंट भी याद रखना है। क्वेश्चन में कई बार गुलाम की जगह स्लेव या इल्वरी या मामलुक बर्ड भी बोल दिया जाता है। सो याद रखना है, गुलाम वंश को साथ में इल्वरी डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाए तो सारे पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बट क्यों इसे गुलाम डायनेस्टी कहा जाता है, क्यों ये नाम रखा गया है, तो यहाँ पे याद रखना है क्योंकि इस डायनेस्टी के जो शुरुआती 3 रूलर्स थे, है ना, कौन कौन से, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों गुलाम थे। कैसे? सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था, हमने डिस्कस किया था, मोहम्मद गौरी का सेनापति था या मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। ये एक गुलाम हो गया। इसके साथ साथ यदि बात की जाए दूसरे नंबर पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना था इल्तुतमिश, ये कौन था? इल्तुतमिश जो था, यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे, इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसके बाद इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और इसी तरह तीसरा जो बाद में रूलर आएगा रजिया सुल्तान के बाद में, वो था बलबन, और ये बलबन गुलाम था इल्तुतमिश का। ठीक है ना? सो याद रखेंगे, अलग अलग जो बाद में शासक बने हैं इसके, वो सभी गुलाम हुआ करते थे मेन रूलर के समय, इसीलिए इस डायनेस्टी को गुलाम डायनेस्टी भी या स्लैब डायनेस्टी भी कहा जाता है और इल्वरी डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। आई होप यहाँ से संबंधित हमने जो 5 या 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन से, कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया था, 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक लगभग 4-5 साल के आसपास ही इसने शासन किया था। बट इस समय पे इसने कई सारे कंस्ट्रक्शन भी करवाए थे, जैसे दिल्ली में या जयपुर में या राजस्थान अजमेर में इसके द्वारा कंस्ट्रक्शन करवाए जाते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कुतुब उल इस्लाम जो मस्जिद थी, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो ऑब्वियसली स्लैब डायनेस्टी का गुलाम वंश का जो फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के द्वारा क्या करवाया गया था, यहाँ पे जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है इसकी स्थापना करवाई गई थी। यदि बात करें और कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन इसके द्वारा करवाए गए थे, तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद तो इसने करवाई था, पहला हो गया। दूसरा कुतुब मीनार, सभी को पता होगा कुतुब मीनार की भी स्थापना इसके द्वारा करवाई गई थी। साथ ही साथ इसके द्वारा तीसरा जो कंस्ट्रक्शन था वो था 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा भी। तो तीनों कंस्ट्रक्शन के बारे में आप याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया, पहला हो गया। कुतुब मीनार बनवाया गया, दूसरा हो गया। और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया, तीसरा हो गया। ये 3 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करवाए गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आई होप यहाँ से भी तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। बात कर लेते हैं तीनों के बारे में डिटेल यहाँ पे। तो 2.5 दिन का झोपड़ा ऑब्वियसली ये एक मस्जिद है जिसकी स्थापना अभी हमने डिस्कस किया, किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया हुआ था इस 2.5 दिन के झोपड़े की स्थापना। इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों रखा गया है? ये माना जाता है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में बनके कंप्लीट हो गया था, या 2 और हाफ दिन, जिसको हम बोल सकते हैं 2 सही 1/2 दिन में ये क्या हो गया था, बन के कंप्लीट हो गया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोला जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आज के समय में इसकी लोकेशन की बात करें तो अजमेर जो हमारा राजस्थान के अंडर में आता है, ठीक है ना, राजस्थान के अजमेर में ये स्थित है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। इसी तरह बात की जाए कुतुब मीनार की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुतुब मीनार से बनते हैं यदि गुलाम डायनेस्टी के अंदर या स्लैब डायनेस्टी के अंदर बात की जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कुतुब मीनार आप लोग। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था क्या? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, इनकी याद में इन्होंने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। बट इन्होंने इसे पूरा नहीं करवाया था। कुतुब मीनार का सिर्फ कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा करवाया गया था, निर्माण कार्य इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसे पूरा करवाया गया था किसके द्वारा? जो इनके बाद का शासक था इल्तुतमिश, उसके द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बट यदि बोला
जाए कि किसके द्वारा इसे पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया था, सो याद रखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया था। 1 2 3 4 5 मंजिला यह इमारत है कुतुब मीनार, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो मीटर में ये है 72.5 मीटर। कई बार एमसीक्यूज में डायरेक्ट 72 या 73 कोई ऑप्शन दे देता है, सो याद रखेंगे 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है या 238 फीट। ठीक है, 238 फीट इसकी ऊंचाई है या 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिट में भी याद रखेंगे और साथ ही साथ मीटर में भी। लोकेशन की बात करें तो सभी को पता होगा दिल्ली में ऑब्वियसली है, और दिल्ली में जो मेहरौली नामक जगह है वहाँ पे यह स्थित है। सो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, कितना 72.5 मीटर ऊंचाई, साथ ही साथ मेहरौली या दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना। और यदि ब्रिक्स से बनी हुई, ईंटों से बनी हुई इमारतों की बात की जाए तो ब्रिक्स से या ईंटों से बनी हुई इमारतों में यह सबसे बड़ी इमारत है। साथ ही साथ आपने विश्व धरोहर सूची के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसके बारे में। तो जो कुतुब मीनार है उसे विश्व धरोहर सूची में या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आई होप कुतुब मीनार से संबंधित सारे पॉइंट यहाँ पे आपके क्लियर होंगे। क्या क्या डिस्कस किया, पहला हमने डिस्कस किया इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, स्टार्ट करवाया गया, पूरा किसके द्वारा करवाया गया, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। तीसरा हमने डिस्कस किया ऊंचाई 72.5 मीटर या 238 फीट। फोर्थ हमने डिस्कस किया लोकेशन मेहरौली दिल्ली। पांचवा हमने डिस्कस किया ब्रिक्स से बनी हुई, ईंटों से बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। और साथ ही 6 पॉइंट हमने डिस्कस किया, क्या यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में विश्व धरोहर सूची में शामिल है। सो यस, ये वर्ल्ड धरोहर सूची है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुतुब मीनार से रिलेटेड यहाँ पे पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना, स्लैब डायनेस्टी की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, बट इन्हें एक्चुअल संस्थापक नहीं माना जाता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, एक्चुअल फाउंडर किसे माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का। ठीक है ना। सो आप याद रखेंगे जो इल्तुतमिश था, जो कि सेकंड रूलर था किसके बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो सेकंड रूलर था इल्तुतमिश, उसे क्या माना जाता है, यहाँ पे वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसका, दिल्ली सल्तनत का। क्यों इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, सो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना, हम शॉर्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक लिख देते हैं यहाँ पे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया था या गुलाम वंश का जब वो शासक बना था, तो उस समय पे उसकी कैपिटल हुआ करती थी लाहौर। याद रखेंगे लाहौर जो आज पाकिस्तान में है वो उसकी कैपिटल हुआ करती थी। बट बाद में इल्तुतमिश ने क्या किया था, इस कैपिटल को लाहौर से ट्रांसफ़र किया था, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है ना, लाहौर से दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। इसीलिए इस दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल संस्थापक, ठीक है, किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है। इल्तुतमिश की यदि बात की जाए तो इसके द्वारा कई सारे न्यू कंस्ट्रक्शन तो किए ही गए थे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुतुब मीनार जो थी उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा करवाया गया था। सो अभी हमने डिस्कस किया इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। साथ ही साथ इसने अपने कह सकते हैं डायनेस्टी में, अपने वंश के समय पे क्या किया था, कुछ न्यू करेंसीज को स्टार्ट किया था। और उन 2 करेंसीज के बारे में एग्जाम में पूछा ही जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट की गई थी जो 2 करेंसी वो कौन सी थी, ये पूछा जाता है। या फिर इनके जो मेटल्स थे किस धातु से ये बनाई गई थी वो भी पूछा जाता है। सो याद रखना है टंका जो बनी थी ये सिल्वर की होती थी, चांदी की करेंसी होती थी, चांदी की मुद्रा होती थी। जित्तल जो होती थी वो कॉपर या तांबे की मुद्रा होती थी। ठीक है ना, दोनों पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, सिल्वर और तांबा या टांका और जित्तल की करेंसी बनाई गई थी, स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा, इल्तुतमिश के।
इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे इक्तादारी सिस्टम को भी स्टार्ट किया था। इक्तादारी सिस्टम क्या हुआ करता था, उस समय पे इक्ता लाया गया था। इक्ता मतलब जैसे आज हमारे प्रांत होते हैं या हमारे स्टेट होते हैं, उस तरह से उस समय पे जो स्टेट्स होते थे, उस समय पे जो डायनेस्टीज़ होती थी, उनको जो छोटे छोटे भागों में बांटा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। और ये इक्ता सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे ही क्या कहा जाता था, इक्तादारी सिस्टम। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इक्तादारी सिस्टम में जो इक्ता के हेड होते थे, जो उन प्रोविंसेस के हेड होते थे, उन्हें या तो मुक्ति कहा जाता था, MUQTI मुक्ति, या फिर साथ ही इक्तादार भी कहा जाता था। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इक्तादार कहा जाता था इक्ता के प्रमुख को, या मुक्ति कहा जाता था इक्ता के प्रमुख को। तो ये इक्तादारी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑब्वियसली इल्तुतमिश के द्वारा। इसी तरह एक और पॉइंट पूछा जाता है कि चालीसा नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपको याद रखना है चालीसा नामक जो संगठन था, ऑब्वियसली 40 व्यक्तियों का ये ग्रुप हुआ करता था उनके कोर्ट में। तो चालीसा नामक जो संगठन था वो भी इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, जिसे क्या कहा जाता था, तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था। सो ये कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। सो याद रखेंगे इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरा, टांका और जित्तल नामक करेंसी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, सो ऑब्वियसली इल्तुतमिश के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन, इक्तादारी सिस्टम या इक्ता व्यवस्था किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो इल्तुतमिश के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन, चालीसा नामक संगठन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था या इसे क्या कहा जाता था, तो तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो चारों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अभी तक तो कई बार पूछा गया और आप सभी ने पढ़ा ही होगा। सो याद रखना है, ये भी रिलेटेड है गुलाम वंश से। क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी, पहली महिला सुल्तान कौन थी, तो ऑब्वियसली ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है ना, और ये किसकी बेटी थी, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश की बेटी थी। क्योंकि इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश को ये लगा था कि इसके जो बेटे हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं, वो इतने योग्य नहीं हैं कि इस दिल्ली डायनेस्टी को वो क्या कर सके, उसको संचालित कर सके, उसको चला सके। इसके लिए इन्होंने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, इन्होंने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। और साथ ही साथ इन्होंने कब से कब तक रूल किया था, तो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनके अंडर में जो काम करने वाले नॉवेल्स हुआ करते थे, उनको यह पसंद नहीं थे कि वो किसी महिला शासिका के अंदर में या महिला शासक के अंदर में काम करे। तो बाद में इन्होंने इसके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर दिया था, षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिया था, और बाद में धोखे से फिर रजिया सुल्तान को मार दिया गया था 1240 ईस्वी में। सो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन यही कि महिला शासक कौन थी भारत की पहली, तो रजिया सुल्तान, किसकी बेटी थी। दूसरा क्वेश्चन, इल्तुतमिश कब से कब तक शासन किया था। तीसरा क्वेश्चन, 1236 से 1240 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हम डिस्कस करें तो, कि गुलाम वंश के किस शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। गुलाम वंश के किस शासक के द्वारा जिले इलाही की उपाधि धारण की गई थी। सो आपको याद रखना है, रजिया सुल्तान के बाद जो नया गुलाम था बलबन, ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था इल्तुतमिश के समय पे ये क्या हुआ करता था, एक गुलाम हुआ करता था बलबन। तो इसी बलबन के द्वारा जब वो शासक बन जाता है, रजिया सुल्तान के बाद नया शासक कौन बन जाता है, बलबन बन जाता है। तो इस बलबन के द्वारा क्या किया गया था, बलबन के द्वारा अपने आप को जिले इलाही की उपाधि दी गई थी। व्हाट डू यू मीन बाय जिले इलाही, जिले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, या जिसे हम बोल सकते हैं क्या, भगवान की छाया। बोले मैं भगवान की छाया हूँ, बोले ये कहा जाता था किसके द्वारा, गुलाम वंश में जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन, उसके द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला तो यही बनता है। दूसरा क्वेश्चन कि बलबन जो था वो किसके बाद नया शासक बना था, ऑब्वियसली पहले एक गुलाम था, तो ये शासक बना था रजिया सुल्तान के बाद। ठीक है ना, और शुरुआत में ये जो चालीसा नामक संगठन था जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा नामक एक संगठन बनाया गया था जिसे तुर्क के चहलगानी कहा जाता था। उसका ये एक प्रमुख पद पे हुआ करता था, कौन, बलबन।
किसके समय? इल्तुतमिश के समय। ठीक है, बाद में ये फिर क्या बन गया? इस गुलाम वंश का प्रमुख बन गया, उसका शासक बन गया। बट जैसे ही ये शासक बनता है, इसने क्या किया? चालीसा नामक संस्था का अंत कर दिया। अब बोले चालीसा वालिसा नाम की कोई संस्था नहीं रहेगी, इसने उसका अंत कर दिया। और क्या किया? एक नया सिस्टम स्टार्ट किया, जासूसों को नियुक्त करने का। याद रखेंगे, जासूसों को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता था? तो ऑब्वियसली इल्तुतमिश के द्वारा ही जासूसों को नियुक्त करने का सिस्टम, सॉरी, बलबन के द्वारा ही जासूसों को नियुक्त करने का सिस्टम स्टार्ट किया था, नॉट इल्तुतमिश, बलबन के द्वारा। ठीक है ना। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है दीवान ए अर्ज के बारे में। क्या था दीवान ए अर्ज? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, ये एक सैन्य विभाग हुआ करता था, सैनिकों का विभाग या सैन्य डिपार्टमेंट हम जिसको बोल सकते हैं, ये हुआ करता था, जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑब्वियसली बलबन के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, ऑब्वियसली। ठीक है, याद रखेंगे। इल्तुतमिश के समय पे भी आया था, बट नॉर्मली बलबन के समय ही इसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सो ये स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? यहाँ पे बलबन के द्वारा। ठीक है ना। सो ये सारे पॉइंट यहाँ पे हमने कवर किए। सो इस वीडियो में हमने गुलाम वंश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट 25 to 30 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड डायनेस्टी थी, दैट इज खिलजी डायनेस्टी, उसके बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में भी, जिससे भी कई सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।